हाँ जी। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या भाई? गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। चलो जी, आ जाओ, करते हैं शुरुआत अपनी आज की क्लास की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अन अकेडमी पे पढ़ाता हूँ, और अन अकेडमी पे जब आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले होते हैं उससे पहले एक ऑप्शन आता है अप्लाई डिस्काउंट कोड का। वहां पे आप डिस्काउंट कोड लगाइएगा AVS10। ये कोड लगाने से आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन समझना इस कोड का लेना देना सिर्फ डिस्काउंट से है। ये आपका ही डिस्काउंट कोड है। इसको आप, अगर आपका कोई SSC वाला दोस्त नहीं है और आप मान लो मुझसे पढ़े हैं, मेरी वीडियोस देख के कुछ फायदा आपको हुआ है, आप रिकमेंड करना चाहते हैं, तो इससे आप इसको SSC में, बैंक में, रेलवे में, CDS में, नीट में, UPSC में, इवन जो क्लास 9 10th के सब्सक्रिप्शन है वहां पे भी यूज कर सकते हैं इस कोड को। अभी कल परसों एक बच्चे ने कोई अपने छोटे भाई बहन का किसी का एडमिशन कराया होगा, 10th क्लास के भी सब्सक्रिप्शन में ये यूज हो सकता है। मतलब अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जितने कोर्स अवेलेबल है, डिस्काउंट के लिए आप इस कोड का यूज कर सकते हो। लेकिन समझिए, मैं पढ़ाता हूँ SSC कैटेगरी में, और SSC कैटेगरी के जितने एजुकेटर हैं, उनके जितने बैच हैं, सबके सब अनलॉक हो जाते हैं सब्सक्रिप्शन लेते ही। कोई इंडिविजुअल बैच या कोई इंडिविजुअल टीचर की फीस नहीं है यहाँ पे। अब उसका समझिए ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि होता क्या है ना, अगर मान लो आप किसी ऐप से बैच परचेज करते हो, ठीक है, वहां पे आपको एक चैप्टर बढ़िया लगा, दूसरा चैप्टर ठीक नहीं लगा, फिर कोर्स लोगे, फिर कोर्स लोगे। कभी उनके टाइम क्लैश हो रहे होंगे, मैथ वाले का इंग्लिश वाले के साथ टाइम क्लैश हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो यहाँ पे क्या है, जितने n नंबर ऑफ एजुकेटर हैं, उनके n नंबर ऑफ बैचेज हैं जो चल रहे हैं, चाहे वो जो रिकॉर्डेड हैं पहले खत्म हो गए, वो भी सबके सारा कंटेंट आपके लिए अनलॉक हो जाएगा। आप अपनी मर्जी से एजुकेटर छांटिए, आप अपनी मर्जी से टाइमिंग छांटिए, और फिर उस हिसाब से उस बैच को देखिए। नेक्स्ट पे जाइए। एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो उसके बाद कितने ही बैचेस आते रहे, कोई दोबारा फीस देने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार फीस दे दी, बात खत्म हो गई। एक ही आस्क का डाउट फीचर भी है, जिसमें आप डाउट की फोटो खींच के भेज सकते हैं और आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ये हर संडे को टेस्ट होता है, विनर्स को फ्री स्कॉलरशिप मिलती है। मेरा जो बैच आया था वो आया था बच्चे 22 जुलाई को, ठीक है जी। लगभग इसको हो गए 15-20 दिन, इसके अंदर लगभग मुझे लगता है शायद 12 क्लासेस जा चुकी हैं। लगभग इसमें 12 क्लासेस गई हैं, क्योंकि मेरा हर हफ्ते बैच नहीं आता। जनरली लोग क्या करते हैं कि एक चैप्टर खत्म किया फिर वही नया बैच, एक चैप्टर खत्म किया फिर वही नया बैच, एक चैप्टर खत्म किया फिर नया बैच। मैं वैसे नहीं पढ़ा सकता भैया, मुझे रूल के लॉजिक देने होते हैं। इसलिए मुझे पहले बेसिक्स पे काम करना पड़ता है। नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिवल क्लॉज क्या है, नाउन क्लॉज क्या है, जिरेंड क्या है, जिरेंड के ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे ये सब पढ़ाना पड़ता है। और वो बार बार मैं पढ़ा नहीं सकता बेसिक्स। तो मेरा बैच 2 महीने में एक बार आता है थ्योरी का। तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं AVS10 कोड लगा के। फिर अगला बैच आएगा जी 2 महीने के बाद, ठीक है। इसके अलावा मेरे वोकैब के बैच हैं, प्रैक्टिस बैच हैं। अन अकेडमी पे कोई आपको दो दो बार फीस देने की जरूरत नहीं, एक बार आपने फीस दे दी, फिर चाहे ग्रामर का बैच देखो, वोकैब का बैच देखो, प्रैक्टिस बैच देखो, कोई फीस देने की दोबारा जरूरत नहीं। अभी एक 25 अगस्त से बैच आएगा, वो मेरे प्रोफाइल पे आपको कल परसों में दिखने भी लग जाएगा। वो बेसिकली मेंस को टारगेट करके है, जिसके अंदर मैं एडवांस कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। मतलब ऐसे थोड़े से टेढ़े कॉन्सेप्ट जो अक्सर कोर्स का पार्ट नहीं होते, जिनमें ऐसे सेंटेंसेस जो थोड़े टेढ़े बच्चे के लिए जो डाउट बन सकते हैं, समस्या बन सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को इसके अंदर अपन डील करेंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट्स को कह सकते हो। चलो जी, AVS10 मेरा कोड है। जो भी इंटरेस्टेड हो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अपने एटलीस्ट दोस्तों को बता सकते हैं। ये कोड किसी भी कैटेगरी में काम करेगा डिस्काउंट के लिए। हाँ जी, इसमें बताइए अब जरा क्या एरर है। हाँ जी, क्या एरर है इसमें बताओ भाई। अरे बोलो बोलो, कहां फंस गए, इतनी देर कैसे लग रही है। शरद को दी गई थी जिम्मेदारी, किस चीज की जिम्मेदारी?
कल के प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी शरद को दी गई थी, लेकिन कुछ कठिनाइयों के कारण वो कर नहीं पाया। अगर आप देख रहे हो तो पूरा का पूरा पास्ट में चल रहा है। उसको जिम्मेदारी दी गई थी कल के प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने की, यानी कल का प्रोग्राम था तो वो हो गया होगा। यस्टरडेज प्रोग्राम तो तभी लिखोगे ना जब वो हो गया प्रोग्राम। कुछ कठिनाइयों के कारण वो कर नहीं पाया। कब कर नहीं पाया होगा? प्रोग्राम कल था तो कल ही नहीं कर पाया होगा। तो यानी पास्ट की बात करनी, पास्ट की बात करनी है तो यहाँ पे कैन नॉट नहीं, आपको कुडंट लिखना चाहिए था। बोलो भाई, कुछ आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? बिना मतलब के देखो तुक्के मत मारा करो। किसी को कोई जिम्मेदारी सौंपी गई तो दिस टास्क वाज इंटरेस्टेड विद, मतलब बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूं, दिस टास्क वाज इंटरेस्टेड टू हिम। अगर मान लो टास्क पहले लिखता और टास्क वाज इंटरेस्टेड टू लिखते कि ये टास्क किसे दिया गया था, लेकिन शरद पहले लिख दिया तो शरद वाज इंटरेस्टेड विद लिखना पड़ेगा। या प्रीपोजिशन में पढ़े होंगे आपने, टू कब आता है, विद कब आता है। अगर यहां पे वो पर्सन लिखा होता जिसको टास्क दिया गया तो टू लिखते। अच्छा, इस चीज की जिम्मेदारी इसको दी गई है तो विद लिखेंगे। इसमें बताओ भैया क्या आएगा? चंदन कुमार, संजय बिस्वाल, मुकुंद कुमार, बताओ भाई इसमें क्या आएगा? संजय बिस्वाल बच्चे ऐसे मत किया कर, पहले भी 2-3 बार बता रखा है, ऐसे स्पैम मत किया कर। नमस्ते मिल जाती है, एक बार कहने से मिल जाती है। अब मैं हर बच्चे को सर नमस्ते, हाँ बच्चे कैसे हो, ऐसे करूंगा तो फिर कैसे क्लास चल पाएगी, है ना? समझा कर छोटे भाई, ऐसे स्पैम मत किया कर। बोलो 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 बोलो, क्या एरर है इसमें? अभी तक 2 बच्चों का आंसर सही आया है। सारी दुनिया एक ही दिमाग लगा रही है, ही सिंगुलर है तो यहाँ पे प्रिपेयर्स आएगा। ही सिंगुलर तो यहाँ पे प्रिपेयर्स आएगा, लेकिन अगर मैं कह दूं ये नो एरर है तो कैसा लगेगा तुम्हें? अगर मैं कह दूं कि ये नो एरर है तो तुम्हें कैसा लगेगा? इस टॉपिक का नाम है प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। इस टॉपिक का नाम है प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। जब आपको ऐसे सेंटेंसेस लिखने होते हैं ना, मैं चाहता हूं कि वो ऐसा करे, वो जरूरी है कि वो ऐसा करे, ये बात जरूरी है कि ऐसा हो, ऐसी सलाह दी जाती है कि ऐसा हो। एक बात बताओ, चलो मैं तुम्हारी मान लेता हूं। मान लो कि तुमने यहां प्रिपेयर्स कर भी दिया। जो लोग दिमाग लगा रहे हैं ना कि यहाँ पे ही सिंगुलर है तो प्रिपेयर्स कर दो, चलो मैं तुम्हारे कहने से यहां प्रिपेयर्स कर भी दूं, तो फिर इस सेंटेंस का मतलब क्या निकलेगा? ही प्रिपेयर्स फॉर द एग्जाम वेल इन एडवांस। ही प्रिपेयर्स मतलब प्रेजेंट डेफिनिट, मतलब वो करता है, वो एग्जाम के लिए वेल इन एडवांस बहुत पहले से प्रिपेयर करता है। अगर वो करता ही है तो फिर भैया उसको ये ज्ञान क्यों दे रहे हो कि ये बात जरूरी है कि वो ऐसा करे? ये जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है कि वो एग्जाम के लिए पहले से ही, बहुत पहले से, वेल इन एडवांस प्रिपेयर करे। अगर वो करता ही है तो फिर उसको ज्ञान क्यों दोगे? तुम्हें मीनिंग चाहिए वो ऐसा करे, और वो मीनिंग आएगा, या तो आप यहाँ पे शुड मॉडल से लिख दिया करो, शुड प्रिपेयर उसे ऐसा करना चाहिए वाला मीनिंग दे दो, लेकिन इसमें प्रिपेयर लगाना बेस्ट रहता है। ये शुड प्रिपेयर लिख दोगे तो गलत नहीं है। अक्सर क्या होता है, जिनको सब्जेक्टिव मूड नहीं पढ़ाना होता बच्चों को, या कुछ ऐसा नहीं बताना होता, वो शुड से सही करा देते हैं। लेकिन इसमें बेस्ट आंसर है प्रिपेयर, सीधा सब्जेक्टिव मूड आएगा। ये कोई टेंस नहीं है कि अपन इसमें V1 V2 और ये सब चीजें देखेंगे, ये बेसिकली सब्जेक्टिव मूड है। और सब्जेक्टिव मूड में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मेल हो, फीमेल हो, हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। कुछ आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? नेक्स्ट पे आ जाओ। जिनको सब्जेक्टिव मूड की डिटेल में नहीं जाना होता, वर्ब की बेस फॉर्म वगैरह नहीं बतानी होती, तो फिर वो कह देते हैं कि यहाँ पे शुड छुपा होता है, यहाँ पे शुड अंडर शुड होता है, फिर ऐसे करके पढ़ा दिया जाता है ना? असली जो बात है वो आपको बता दी कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में वर्ब की बेस फॉर्म से वो मीनिंग दिया जाता है। ये जो मीनिंग होता है ना, वो ऐसा करे, ये मीनिंग देगा वर्ब की बेस फॉर्म। नेक्स्ट पा जाओ। इसमें बताइए जरा क्या आएगा?
बहुत आसान है ये तो, बहुत इजी है। ये रूम और ज्यादा बढ़िया लगेगा, ये रूम कहीं बेहतर लगेगा अगर तुम सारा फर्नीचर उस डायरेक्शन में रख दो। तो यहाँ पे बेटर कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव की इंटेंसिटी उठाने के लिए मोर शब्द का नहीं मच या फार शब्द का यूज होता है, तो यहाँ पे मच या फार यूज करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें बताइए जरा क्या आएगा। देखो मैं एक चीज यहाँ पे बता देना चाहता हूं आपको, अगर आप यहाँ से मोर हटा दोगे ग्रामेटिकली तो भी ठीक हो जाएगा। काफी बच्चे, काफी टीचर्स ने ऐसे पढ़ा रखा है या काफी बुक्स में ऐसे लिखा होता है, बच्चे ऐसे सोचता है, उनको ऐसे पढ़ाया जाता है। दो कंपैरेटिव डिग्री का एक साथ प्रयोग नहीं होता, इसलिए यहां मोर की आवश्यकता नहीं है, इसे हटा दें। लेकिन भैया सोच तो सही है, मोर क्यों लगा रखा है, क्या कारण था इसको लगाने का। यहाँ पे बात भैया ये थी, ये मोर से बेटर की इंटेंसिटी बढ़ाना चाहता है। बेहतर तो बेटर लिखने से भी हो जाता। ये रूम कहीं बढ़िया लगेगा, अरे कहीं बढ़िया लगेगा अगर तू फर्नीचर वहां रख दे। तो समझना ये मोर से बेटर की इंटेंसिटी बढ़ानी थी, बस गलती ये हुई कि यहाँ तुमने एडवर्ब गलत लगा दी। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की इंटेंसिटी उठाने वाली एडवर्ब मोर नहीं मच या फार होती। ये है समस्या। आ रही है बात समझ में। तो यहां पे ऐसे रटने की बजाय कि मोर के बेटर के साथ मोर का प्रयोग नहीं होता, टॉलेस्ट के साथ मोस्ट का प्रयोग नहीं होता, जानो कि क्या कहना चाह रहे हो, क्यों हटा है वो और उसकी जगह ये क्यों लगा है। क्योंकि अगर ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया ना तो मच बेटर वाला ही सही होगा, ध्यान रखना। एरर में तो नंबर मिल जाएंगे कि मोर हटाना सोच लो या मच लगाना सोच लो, एरर में तो मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया ना तो भैया उस टाइम पे मच बेटर वाला ही सही होगा। इसमें बताओ जरा। हाँ जी, एक अफवाह फैली हुई है कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है ये अपने रीजनल हेडक्वार्टर सेट करेगी इंडिया में। एक मल्टीनेशनल, ये अफवाह फैली हुई है कि मल्टीनेशनल कंपनी अपने रीजनल हेडक्वार्टर सेट करेगी इंडिया में जल्दी ही। अब यहाँ पे या तो इन शॉर्ट ड्यूरेशन या इन ए शॉर्ट पीरियड ऐसा कुछ लिखते। और अगर आपको जल्दी वाला मीनिंग देना है तो फिर इतने पचड़े में पढ़ने की जरूरत क्या है, क्योंकि ये पता क्यों गलत हो रहा है। इन प्रीपोजिशन है, शॉर्ट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये बना के भी आप क्या बनाना चाह रहे थे, एडवर्ब ऑफ टाइम बनाना चाह रहे थे, तो यहाँ पे शॉर्टली लिखोगे। ये विल सेटअप से भी पता चल रहा है कि फ्यूचर टेंस लगा हुआ है तो शॉर्टली वर्ड का यूज होना चाहिए था। यहाँ सून भी लिख सकते हो, शॉर्टली भी लिख सकते हो, पहले शॉर्ट वर्ड लिखा हुआ तो एडवर्ब बना लिया, शॉर्टली लिख लिया। इसमें बताओ जरा। इसका एबीसीडी मत बताना, मुझे बताओ कि यहाँ पे आएगा क्या। इसका एबीसीडी मत बताओ, मुझे बताओ यहां आएगा क्या। हाँ जी, अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। तुम पहले एक काम करो, तुम्हें एरर तब समझ में आएगा, तुम इसका एक बार मीनिंग निकालो। तुम इसका मीनिंग निकालो एक बार, तुम इसका मीनिंग निकालो। ये बाय एवरीबडी बहुत बड़ा हिंट है, बहुत बड़ा हिंट है बाय एवरीबडी। अब सोचो थोड़ा सा। तुम वो आदमी हो, तुम वो आदमी हो जिसे
इन हाई एस्टीम रखा जाता है, मतलब बड़ी इज्जत से रखा जाता है, बड़ा रिस्पेक्टफुल मैनर में ट्रीट किया जाता है सबके द्वारा। तुम ऐसे आदमी हो जिसे बड़े रिस्पेक्टफुल मैनर में रखा जाता है सबके द्वारा। इन हाई एस्टीम का मतलब होता है किसी को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना, किसी को बड़े आदर से अदब से ट्रीट करना। तो ये जो इंसान है, ये जो हु है, ये किसी को अदब से ट्रीट करता है कि इसको ट्रीट किया जाता है, इसको लोगों के द्वारा ट्रीट किया जाता है। भाई एवरीबॉडी से पता चल रहा है कि यहाँ पैसिव चाहिए था, पैसिव चाहिए था, तो यहाँ पे हु इज हेल्ड लिखना पड़ेगा आपको। हाँ जी, मिल रहा है कंटेंट क्रीम वाला, आ रही है चीजें समझ में। ऐसी कोई चीज नहीं है इसके अंदर की पता नहीं कैसा कॉन्सेप्ट है जिंदगी में, ऐसा कॉन्सेप्ट तो एक्टिव पैसिव का एरर है बस, एक्टिव पैसिव का एरर है। और ऐसा भी नहीं है कोई 5-6 लाइन का एरर है, छोटी सी बात है, लेकिन सेंटेंस पढ़ के मीनिंग नहीं निकालना आ रहा आपको, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तुम वो आदमी हो जिसे बड़ी इज्जत दी जाती है सबके द्वारा, जिसे बड़ी इज्जत से रखा जाता है, इन हाई एस्टीम रखा जाता है सबके द्वारा। जो यहाँ पे एस्टीम्ड 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 चिल्ला रहे थे बच्चों, एक बात बताओ, एस्टीम्ड आता है पास्ट पार्टिसिपल हो गया मान लो, पास्ट पार्टिसिपल तो नाउन के साथ आता है, कहाँ है वो नाउन? इन प्रीपोजिशन एस्टीम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो नाउन की तरह से ट्रीट हो रहा है, और हाई इसके लिए एडजेक्टिव है, कहाँ है वो नाउन जिसके लिए एस्टीम्ड लगा रहे थे तुम? अरे कुछ बात आ रही है समझ में? चलो इसमें बताओ अब जरा। ये टुच्चा एरर थर्ड क्लास, बताओ जरा क्या आएगा इसमें। बहुत सारे लोग ये नहीं जान, रियल फैक्टर्स के बारे में नहीं जानते, जो कि स्टेट को लेके आए इतने बहुत सारे क्राइसिस पे। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि हार्डली स्कार्सली अपने आप में नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं, इनके साथ नॉट वॉट लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर नॉट ही लगाने की जरूरत नहीं है तो फिर ये डू भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो तब आता है जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव लिखना हो। इंटेरोगेटिव तो है नहीं, तो इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पे, हार्डली नो। बहुत सारे लोग ना के बराबर ही जानते हैं उन फैक्टर्स के बारे में, बहुत सारे लोग ना के बराबर जानते हैं उन फैक्टर्स को, जिनकी वजह से देश का नुकसान हो रहा है, इतना इतना बड़े क्राइसिस हो रहे हैं जिनकी वजह से। इसमें बताओ जरा। हाँ जी, उसने मुझसे पोलाइटली पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूं और मैं क्या लेके आऊंगा उसके लिए। मान लो तुम घर से निकल रहे हो, तुम्हारी बच्ची है, वो पूछ रही है कि कहाँ जा रहे हो पप्पा, और वापस आते मेरे लिए क्या लेके आओगे? हाँ जी, अब जरा समझने की कोशिश करना। यहाँ पे ये जो गो वर्ब होती है इंट्रांजिटिव होती है, ठीक है। अगर गो के साथ टू लिखोगे तो फिर आगे नाउन लिखना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, ये वेयर कोई नाउन होता है कि एडवर्ब होता है? वेयर आई वॉज गोइंग टू, वेयर आई वॉज गोइंग टू लिखने की क्या आवश्यकता है? आपको पता है कि यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब है, ये दोनों को ज्वाइन कर रही है, इस क्लॉज को ज्वाइन करने वाली कंजंक्शन की तरह से भी काम करती है, और प्लस में एडवर्ब भी होती है। हाउ, वाई, वेयर, व्हेन, ये सब रिलेटिव एडवर्ब होते हैं। तो जब गो के लिए आपने एडवर्ब लिखना है तो इस टू प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट कहां से दोगे? फिर इस टू प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट कहां से दोगे? तो भैया टू प्रीपोजिशन नहीं आएगी, वेयर आई वॉज गोइंग सीधा आएगा, वेयर आई वॉज गोइंग टू लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये सेंटेंस इतना होता, आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, तब कोई दिक्कत नहीं है। आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, आई वॉज गोइंग टू दिल्ली। अरे कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर ऐसे लिखा होता आई वॉज गोइंग दिल्ली, तो यहां पे टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि गो इंट्रांजिटिव है, बाद में नाउन लिखोगे तो टू लगाना पड़ेगा।
लेकिन अगर कोई इंसान ऐसे लिख दे आई वॉज गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा था, आई वॉज गोइंग देयर, तो मुझे बताओ यहाँ टू लिखोगे कि नहीं लिखोगे? आई वॉज गोइंग टू देयर लिखोगे कि आई वॉज गोइंग देयर लिखोगे? सीधा देयर लिखोगे। वही बात यहाँ पे है कि जब गो वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट मतलब कोई आगे नाउन लिखना ही नहीं है तो जबरदस्ती का टू क्यों लगाएं? ये वेयर तो एडवर्ब की तरह से काम करता, तो यहाँ टू की जरूरत ही नहीं है। कुछ आई बात समझ में? चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। नायक, विश्वनाथ, दीपक। एक मिनट भाई, एक मिनट, मैं ना ये इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज करता हूँ वीडियो की, मतलब कई बार बताता हूँ, समझाता हूँ, एक बार कर दो पहले। चलो जी आ जाओ। एक्चुअली होता क्या ना इसमें, पहले अपनी एक दो बार क्लास बीच में नहीं बंद हो गई, वो क्या था, मेरे से एक ऑप्शन ऑन हो गया था, अनेबल ऑटो स्टॉप। उसमें क्या होता है, मान लो इंटरनेट थोड़ा सा भी अगर कमजोर हुआ, मतलब 2-3 सेकंड के लिए भी अगर मैंने यहां से सिग्नल नहीं गया मतलब मेरे सॉफ्टवेयर से यूट्यूब को, तो वो अपने आप ना स्ट्रीम एंड मान लेता था, तो इस वजह से वो अपने आप ही एंड हो जाती थी। अब उसको मैंने हटा दिया कि 2-3 सेकंड वो वेट करेगा, मतलब वेट करता रहेगा वो, मतलब मैं ही उसको एंड कर सकता हूं, जब तक सिग्नल नहीं आएगा वेट करता रहेगा, स्ट्रीमिंग चलती रहेगी, ताकि आए तो बफरिंग 2-4 मिनट बफरिंग आए लेकिन क्लास तो पूरी हो। वो दिक्कत आ गई थी पिछली बार, वो ऑप्शन ऐसा ऑन हो गया था और आज फिर वो ऑन अपने आप, ऑटो वो ऑन ही होता है, उसको मैं बंद करना पड़ता मुझे क्लास से पहले। चलो जी इसमें बताओ जरा क्या आएगा। विवेक पांडे कह रहे हैं सर अभी CHSL का एग्जाम था इंग्लिश में, आपकी कृपा से अप्रोक्स सारे सही हो गए। मेरी कोई कृपा नहीं है भाई, सब तुम्हारी मेहनत है छोटे भाई, और मेहनत करते रहो, CHSL क्रॉस होगा, CGL भी लगेगा, एक बार निकलने लगेंगे तो सारे एग्जाम निकलेंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़। चलो जी, अब इसके अंदर बहुत लोग मार्क कर रहे होंगे नो एरर नो एरर नो एरर, जरा समझना, यहां पे एडिक्टेड टू नहीं आएगा, यहां पे आएगा फॉन्ड ऑफ। एडिक्ट आप नेगेटिव चीजों के लिए लगा सकते हो, एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, एडिक्टेड टू अल्कोहल, एडिक्टेड टू स्मैक, एडिक्टेड टू कोई भी चीज, कोई नेगेटिव। ये मिठाइयां खाने से हालांकि मोटापा आता है, लेकिन मिठाइयां खाना कोई ऐसी चीज नहीं जिसके लिए आप एडिक्टेड वर्ड का यूज करो, मतलब उसे मिठाइयां खाना पसंद है, तो यहाँ पे आप फॉन्ड ऑफ का यूज करिए। अरे कुछ आ रही है बात समझ में? एडिक्टेड नेगेटिव चीजों के लिए आता है, अल्कोहल के लिए, सिगरेट के लिए, कोई और ड्रग्स वगैरह के लिए यूज कर सकते हो, मिठाइयां खाने के लिए एडिक्टेड वर्ड का यूज मत करो। इसमें बताओ। हाँ जी इसमें बताइए। बहुत बढ़िया, शाबाश।
सचिन, सौविक, विश्वनाथ, अविनाश, ब्रह्मचारी, अखिलेश, तुषार। बहुत बढ़िया भाई, सीख गए यार तुम तो, हैं तुम तो नकली से असली बन गए। कंसीडरेबल, ये तो तुमने मतलब डरना बंद कर दिया कि 2 लाइन का सेंटेंस देख के हाथ खड़े करने तो बंद कर दिए तुमने। कंसीडरेबल एनकरेजमेंट मिली है स्कीम के लिए, स्कीम के लिए कंसीडरेबल एनकरेजमेंट रिसीव हुई है किससे? बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। अब ये बेसिकली क्या है? कोई संस्था का नाम है। बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमें स्कीम के लिए अच्छी कंसीडरेबल एनकरेजमेंट मिली है, जिसने वादा किया है कि वो अपनी फुल सपोर्ट देगा। अब यहाँ पे विच लगा रहे हो, और ये नाम भी ऐसा बंगाल चैम्बर, इससे लग रहा है कि भैया कॉमर्स का कोई बंगाल चैम्बर कोई संस्था का नाम है ये, तो इसके लिए विच आया। तो यहाँ पे विच आया तो ये पूरी की पूरी संस्था सिंगुलर में चल रही है ना? प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर में चल रहा है, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आ रही है, तो यहाँ पे देयर फुल सपोर्ट नहीं, इट्स फुल सपोर्ट लिखो यहाँ पे। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें बताओ जरा क्या आएगा। पहले कोर्स पूरा करोगे तब अच्छा समझ में आएगा अनुराग सागर, कोर्स पूरा करोगे तो अच्छा समझ में आएगा, अभी वरना तो कैसे सीख पाओगे सारी बातें। A number of new arrivals in this shoe store. There are a number of new arrivals. बहुत सारे नए जो फैशन के जो जूते हैं, जो लेटेस्ट स्टॉक आया है, न्यू अराइवल्स हैं बहुत सारे इस जूते की दुकान में। लेकिन जो पुराने हैं वही डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे लेकिन सिर्फ वो जो पुराने हैं, तो यहाँ पे जूता एक तो बिकेगा नहीं, प्लूरल में बिकेगा। ये वाला शू अकेला क्यों आ रहा है? क्योंकि स्टोर के लिए एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, जूतों का स्टोर, शू स्टोर। लेकिन यहाँ पे जूतों की बात हो रही है, पूरे स्टोर को तो बेच नहीं रहे, जूतों की जोड़ी की बात हो रही है। तो यहाँ पे 2 जूते इकट्ठे बिकते हैं, तो यहाँ पे आर ओल्ड वंस लिखोगे। लेकिन खाली वो जूते, क्योंकि ये विच किसके लिए आया? शूज के लिए, और ये वंस भी किन के लिए आया? शूज के लिए, कि वो वाले जूते जो पुराने जूते हैं वो अवेलेबल हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे, बाकी सब पे डिस्काउंट नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा क्या आएगा। The instructions clearly state that each item is having 2 options. ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हर आइटम के 2 ऑप्शन है। तो यहां पे जरा समझने की कोशिश करिएगा। अब ये दैट ईच आइटम लिखा हुआ है, ईच आइटम, ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड होता है, वर्ब तो सिंगुलर आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि भैया हैव की तो आईएनजी होती नहीं। जब पोजेशन की बात करी जाती है तो यहाँ पे हैज वर्ड का यूज करना पड़ेगा आपको। अरे यार, बात समझ में, बी इतने लोग क्यों मार्क कर रहे हो? बी में क्या दिक्कत लगी आपको? इतने लोग क्यों मार्क कर रहे हो? बी में क्या दिक्कत लगी आपको? इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा है कि हर एक आइटम के 2 ऑप्शन है, हर एक आइटम के 2 ऑप्शन है। तो ईच आइटम, ये आइटम बन गया सब्जेक्ट, जिसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का एडजेक्टिव लगा हुआ है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, तो यहाँ पे हैज आ गया, बात खत्म। क्योंकि हैव की आईएनजी होती नहीं, सिंगुलर वाला फॉर्म लिखना है तो हैज लिख दोगे यहाँ पे। इसमें बताओ जरा। The need to set up a good library in the locality has been in the mind of people for some time now. एक अच्छी लाइब्रेरी सेटअप करने की जो जरूरत है
वो बहुत लोगों के दिमाग में है, ये जो लोग वहां पे रह रहे हैं काफी समय से उनके दिमाग में चल रहा है। अब यहां पे आपने सुना होगा इट्स ऑन माई माइंड। जब आपके दिमाग में कोई चीज होती है तो उसके लिए फ्रेज है ऑन माई माइंड, ना कि इन माई माइंड। जब आपके दिमाग में कोई चीज चल रही होती है, आपके मतलब जैसे होता है ना कि हाँ इस चीज का ये सोच रहा हूं मैं, ये चीज चल रही है मेरे दिमाग में, तो उसके लिए फ्रेज है ऑन माई माइंड, ना कि इन माई माइंड। तो यहाँ पे आपको फ्रेज चेंज करना था ऑन माई माइंड, ऑन द माइंड्स ऑफ। नेक्स्ट पे आ जाओ। पढ़ा होगा आपने, बहुत बार देखा होगा ये ऑन द माइंड ऑफ। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। सही कह रही है नैना, नैना शर्मा जी। पार्टी ऑन माई माइंड गाना भी है ऐसा कुछ। द पेशेंट इज कंपैरेटिवली बेटर टुडे एंड आई होप दैट ही विल रिकवर सून। पेशेंट बेहतर है आज, पेशेंट आज बेहतर है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो जल्दी रिकवर कर जाएंगे। अब यहाँ पे आपने सुना होगा कंपैरेटिवली रिलेटिवली के साथ कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होता, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? द पेशेंट इज रिलेटिवली, द पेशेंट इज रिलेटिवली। वैसे तो यहाँ पे क्या है, आपको स्वस्थ की बात करनी है। वैसे तो आपको क्या है, यहाँ स्वस्थ की बात करनी है, तो आपको वेल लिखना चाहिए। कुछ आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? बहुत बहुत लोग यहाँ पे गुड लगा रहे होंगे, बहुत लोग यहाँ पे गुड लगा रहे होंगे। ठीक है, समझिएगा जरा। देखो ये जो वर्ड होता है ना वेल बेटर बेस्ट, जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है ऐसे वेल बेटर बेस्ट भी होता है। ये वेल वैसे तो क्या होता है, एडवर्ब होता है, लेकिन अगर मैं इसको लिंकिंग वर्ब के बाद लिख दूं तो बेसिकली एडजेक्टिव की तरह से काम कर देता है और इसका मतलब हो जाता है स्वस्थ। यहाँ पे ग्रामेटिकली तो ये भी ठीक है, लेकिन मीनिंग वाइज ये लगाना बेहतर रहेगा। वेल को लिंकिंग वर्ब के बाद लगाओ तो वो एडजेक्टिव की तरह से काम कर देता है और उसका मीनिंग स्वस्थ हो जाता है फिर। अरे कुछ याद आया क्या कहना चाह रहा हूं? पेशेंट कंपैरेटिवली बेहतर है तो ऑब्वियसली तबीयत की बात कर रही है ना, तबीयत की बात कर रही तो गुड क्यों लगा रहे हो, फिर वेल लगाओ। हाँ जी, समझे? चलो जी, इसको मैं आंसर चेंज कर दूंगा। गुड ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन वेल बढ़िया रहेगा बच्चे। ग्रामेटिकली गुड भी ठीक है, आपको बुक्स वगैरह में हो सकता है गुड मिले, लेकिन स्वस्थ मीनिंग देने के लिए वेल अच्छा रहेगा। इसमें बताओ जरा। बहुत टुच्चा है, बहुत टुच्चा है, बहुत ईजी है। कैंडिडेट ने चेयरमैन को रिक्वेस्ट किया कि वो रिपीट कर दे क्वेश्चन को। रिपीट का मतलब ही होता है दोबारा कहना, तो उसके साथ अगेन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो खत्म सवाल था। इसमें बताओ जरा। योर फ्रेंड एंड यू आर हेयर। तुम्हारा फ्रेंड और तुम यहां हो, लेकिन तुम में से कौन है मेरे साथ काम करने के लिए? तुम में से कौन है मेरे साथ काम करने के लिए? हाँ जी, बताओ क्या आएगा इसमें। अब बहुत लोग फंसेंगे यहाँ पे। नॉर्मल सेंटेंस है तो फॉलो होना चाहिए था 231 है ना, पहले यू आना चाहिए था, फिर योर फ्रेंड आना चाहिए था। लेकिन ये होता है कन्वेंशन का एरर। मैंने आपको एक बात बोली थी, जब भी एक सेंटेंस में कन्वेंशन का और ग्रामर का दोनों एरर हो जाए तो ग्रामर के एरर को प्रेफर किया जाएगा। कुछ याद आ रहा? सिलेक्शन के लिए विच का यूज होता है, लेकिन तुम में से कौन काम करेगा? तुम में से कौन काम करेगा मेरे साथ? तुम और तुम्हारा फ्रेंड यहाँ पे हो, लेकिन तुम में से मेरे लिए कौन काम करेगा? तो यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आपको विच का यूज करना पड़ेगा। ये ग्रामर का एरर है और ये कन्वेंशन का एरर है, तो अपन इसको वीक एरर मान के छोड़ देंगे और ग्रामर के एरर को मार्क करेंगे, यानी बी पार्ट में एरर माना जाएगा। अरे लग रहा है आज के लेवल क्वेश्चंस का लेवल कुछ
बढ़िया है आज के सवाल। हाँ जी, वो आर्टिकल जो इस मैगजीन में पब्लिश हुए हैं वो बेहतर है। जो आर्टिकल इस मैगजीन में पब्लिश हुए हैं वो बेहतर है दूसरी मैगजीन से। अब आर्टिकल का कंपैरिजन तो आर्टिकल से होगा ना भाई, आर्टिकल का कंपैरिजन तो आर्टिकल से होगा ना। वो आर्टिकल जो इस मैगजीन में पब्लिश हुए हैं वो बेहतर हैं उस मैगजीन में पब्लिश हुए आर्टिकल से, ये लिखना है आपको। तो फिर कैसे लिखोगे? बेटर देन। पहली बात तो यहाँ पे दैट नहीं आ सकता क्योंकि आर्टिकल्स प्लूरल हैं, तो यहाँ पे दोज आएगा। ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे पब्लिश्ड एडजेक्टिव भी दिया हुआ है। ये पब्लिश एडजेक्टिव ना लिखोगे तो कैसे काम चलेगा? दोज इन आर्ट, अगर आपको कहना है कि वो आर्टिकल जो इस मैगजीन में पब्लिश हुए थे वो पब्लिश होते हैं वो बेहतर है उस आर्टिकल उस मैगजीन में पब्लिश होने वाले आर्टिकल से, तो पब्लिश वर्ड को भी आपको रिपीट करना पड़ेगा। देन दोज पब्लिश्ड इन दैट मैगजीन। ये वाला दैट मतलब मत हटाओ, ये वाला दैट मत हटाओ, मतलब ये दैट को वो वाला दैट मान लो जो मैगजीन के साथ है, सॉरी। तो यहां पे इस दैट से पहले आपको दोज पब्लिश्ड इन भी लिखना पड़ेगा, तब वो सही कंपैरिजन हो पाएगा। कुछ बात आ रही है समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? मैं वो वाला दैट हटा देता हूं, रुको एक मिनट। ये कहना चाहता हूं मैं, जो आर्टिकल पब्लिश हुए थे इस मैगजीन में वो बेहतर हैं उस मैगजीन में पब्लिश हुए आर्टिकल से। पहली बात तो प्लूरल है तो दोज आया, और ये पब्लिश्ड इसके साथ एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, वरना फिर हो जाएगा उस आर्टिकल उस मैगजीन में जो आर्टिकल है, जो पहले पब्लिश वाला मीनिंग देना है तो बाद में पब्लिश वाला मीनिंग दे दो। कुछ आ रही बात समझ में? चलो जी नेक्स्ट पर जाओ। अगर आप देखो, अगर आप सिंपली दोज ऑफ लिख दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा आर्टिकल्स ऑफ दैट मैगजीन। वो आर्टिकल जो पब्लिश हुए थे इस मैगजीन में बेहतर है उस मैगजीन के आर्टिकल से। लेकिन अगर आप ये ग्रामेटिकली वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये पब्लिश्ड आप दोबारा वर्ड यूज कर दोगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा बेटर हो जाएगा कि वो आर्टिकल जो इस मैगजीन में पब्लिश हुए बेहतर है उस मैगजीन में पब्लिश हुए आर्टिकल से, तो बेटर मीनिंग आ जाएगा। ग्रामेटिकली तो वो उससे भी चल जाएगा काम, लेकिन पब्लिश्ड को अगर रिपीट कर देंगे तो स्ट्रक्चर बढ़िया बन जाएगा, पैरेललिज्म आ जाएगा स्ट्रक्चर में। हाँ जी, इसमें बताओ जरा। अरे भैया क्या सवाल है। आज की क्लास का जो कंटेंट है ना भाई, वाकई में क्रीम है सारा का सारा। इसमें बताओ चलो तुम, तब आएगा मजा। पूरे पूरे 5 मिनट लग जाए चाहे इस सवाल पे, बताओ जरा क्या आएगा इसमें। जो आंसर सही होता सिर्फ वही आदमी बता पाएगा जो इस सेंटेंस का सही मीनिंग समझ पाएगा। जो इसका सही मीनिंग समझ पाएगा वही बता पाएगा। एक्चुअली मैं बताऊं, ये जो मैक्सिमम लोग एरर मार्क कर रहे हैं ना, ये जो सेंटेंस था ये गलत टाइप हुआ है कहीं किसी किताब वगैरह के अंदर, तो उन्होंने एरर इसमें मार्क कर रखा है कि एट मतलब इन दे रखा था और कटवा के ऐड करवा रखा था, इन मिडनाइट को कटवा के एट मिडनाइट करवा लिया। ठीक है, वो तो एरर था ही, वो मैंने करेक्ट कर दिया। एट मिडनाइट में कोई दिक्कत नहीं है, एट मिडनाइट में कोई दिक्कत नहीं है, एट मिडनाइट में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब ये किसी जिस किताब का भी था, ये एक्स वाई जेड जिस भी सोर्स का था, तो यहाँ पे इन था, उन्होंने कटवा के ऐड करवाया, लेकिन इसमें और भी गलती है और वो ब्लंडर है बिल्कुल वो तो।
अब जितने लोग इसको सोच पाए भाई बहुत बढ़िया। दिक्कत इसके अंदर ये है कि यहां से हु हटेगा, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सही आंसर ये है कि यहां पे हु हटेगा। अब उसको समझो कैसे, इस सेंटेंस का पहले मतलब समझो। कोई, कोई समवन, कोई जिसे वो नहीं जानते थे, मतलब किसी ने, ये समवन क्या है, डूअर है, किसी ने जिसे वो नहीं जानते थे दरवाजा खटखटाया उनका। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा, स्ट्रक्चर ऐसा है, ये समवन है आपका सब्जेक्ट नंबर 1, ये दे है आपका सब्जेक्ट नंबर 2, ये डू हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉट एडवर्ब है और ये नो मेन वर्ब है। और इन दोनों को, ये दोनों आपस में कैसे कनेक्ट हुए हैं, एक्चुअली यहां पे ये हुम अंडरस्टूड है। ये हुम या कह लो दैट यहां पर अंडरस्टूड है, हुम कह लो चाहे दैट कह लो, यहां पर ये अंडरस्टूड है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वो नहीं जानते थे। जब एक रिलेटिव प्रोनाउन अगले क्लॉज में ऑब्जेक्ट की तरह से काम करता है तो वो अंडरस्टूड हो जाता है। आप उसको लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना भी लिखोगे तो भी चलेगा। समवन हुम दे डोंट नो और समवन दे डोंट नो, दोनों ही तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ये बेसिकली एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा समवन के लिए, कि कोई ऐसा आदमी जिसे वो नहीं जानते थे। अब होना क्या चाहिए था, इस सेंटेंस के अंदर एक वर्ब बची आगे नॉक, वो नॉक वर्ब मिलनी चाहिए थी समवन को, लेकिन उसके लिए जबरदस्ती एक प्रोनाउन चेप रहे हो तुम, ये हु हटेगा ताकि नॉक वर्ब का सब्जेक्ट बने ये समवन। ये था जी ये सेंटेंस। एक बार फिर बता देता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। इस सेंटेंस का मतलब है, किसी ऐसे आदमी ने जिसे वो नहीं जानते दरवाजा खटखटाया उनका रात को। किसी ऐसे आदमी ने, बेसिकली क्या है, तुम ये समझने की कोशिश करो जरा। एक बात बताओ, ये हु तो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन तब आता है जब इससे पहले कोई एंटीसेडेंट लिखा हो। मुझे बताओ ये हु किसके लिए आया है, हु से पहले यहां कोई नाउन है, कैसे आ गया ये बताओ। ये हु आपने लिखा किसके लिए है, यहां पे है कोई नाउन प्रोनाउन जिसके लिए ये रिलेटिव प्रोनाउन चेप रखा तुमने। और अगर तुम ये कहना चाहते हो कि ये हु समवन के लिए आया, अगर तुम ये कहना चाहते हो क्योंकि किसी समवन ने खटखटाया ना दरवाजा, तो अगर ये हु समवन के लिए आया है तो मुझे बताओ फिर ये समवन प्रोनाउन की वर्ब कहां है पूरे सेंटेंस में, क्योंकि नो वर्ब का सब्जेक्ट तो दे बन गया, नॉक वर्ब का सब्जेक्ट तुमने हु को बना दिया, तो फिर ये समवन की वर्ब कहां है, क्योंकि जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी वर्ब तो होनी जरूरी है, जितने जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी उतनी वर्ब तो आएंगी। कुछ आ रही है बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, तो भैया समझो, इस बात को समझो। कि यहां पे गड़बड़ क्या कर रखी है, यहां पे गड़बड़ ये कर रखी है कि ये वाला जो ये जो क्लॉज है ना, ये दे डोंट नो, ये समवन के लिए एडजेक्टिवल क्लॉज की तरह से काम कर रहा है। और यहां पे इस पॉइंट पे एक रिलेटिव प्रोनाउन अंडरस्टूड है। रिलेटिव प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट की तरह से काम करते हैं तब वो अंडरस्टूड हो जाते हैं। ये मैंने आपको डाउट डिस्कशन की सीरीज जो चलाई थी उसमें कॉन्सेप्ट कराया था ये बढ़िया से, ये अंडरस्टूड है, यहां अंडरस्टूड। तो अब ये जो अगली वर्ब मिलेगी ये समवन को मिलेगी, तो यहां पे हु की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आया भाई समझ में, इसमें बताओ जरा। रात वाले मीन्स क्या है, तो कह रहे हैं हलवा थे। दोनों टाइप के करते रहना, इजी वाले की प्रैक्टिस बनाए रखना ताकि इजी वाले गलत ना हो जाए, और इस टाइप का क्रीम भी लेते रहना है ना, कभी कभी टोंड मिल्क भी पी लेना, फिर कई बार देसी मक्खन भी। कहीं पता चले कि हम इतने बढ़िया लेवल के पढ़ते रहे, ये करते रहे, और पेपर में आगे वही टुच्चे, लगेजेस नहीं होता, पोएट्रीज नहीं होता, सीनरीज नहीं होता। हाँ जी, हर रोज रात को मुझे आदत है न्यूज सुनने की रेडियो पे, तो हियर होती कोई चीज सुनाई देना। जब आप खुद से रेडियो ऑन करोगे तो डेलिबरेटली सुन रहे हो ना, तो वहां पे हियरिंग नहीं लिसनिंग टू लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पर जाओ।
इसमें बताओ जरा। अच्छा सवाल है ये भी। केशव श्रीमल नहीं लिख पाओगे बच्चे, आर्टिकल्स प्लूरल हैं, दैट से कैसे लिख पाओगे उसको? आर्टिकल्स प्लूरल हैं, दैट सिंगुलर के लिए आता है। इसमें बताओ जरा क्या है। मैंने कभी नहीं माना था, मतलब मैंने कभी नहीं समझा था उसे एक ऐसा आदमी जो कि अपनी प्रॉमिस से गो बैक कर देगा, मतलब अपने प्रॉमिस को, अपने वादे से पीछे हट जाएगा और फिर माफी तक नहीं मानेगा। अब जरा समझना, ये एंड होती है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये एंड देन पूरा कंजंक्शन की तरह से काम करेगा। और जब एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आप लगा रहे हो तो बेसिकली क्या होता है, उससे दो वर्ब ज्वाइन कर रखी है आपने। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने कभी नहीं समझा था उसे एक ऐसा आदमी जो कि अपने प्रॉमिस से पीछे हट जाएगा। हु वुड गो बैक, हु वुड गो बैक, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, जो अपने वादे से पीछे हट जाएगा और माफी भी तक नहीं मांगेगा। तो ये जो वुड हेल्पिंग वर्ब है, एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, दोबारा हेल्पिंग वर्ब लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ आ रही है बात समझ में? एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो उस केस में आपको दोबारा सब्जेक्ट लिखना, दोबारा हेल्पिंग वर्ब लिखना, इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे आपको डू लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आएगा एंड नॉट इवन अपोलोजाइज, सीधा आएगा एंड नॉट इवन अपोलोजाइज। ये वुड हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इससे पहले अंडरस्टूड है, ये अपोलोजाइज वर्ब से पहले। तो यहाँ पे ये वुड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वुड के बाद डू कैसे आ सकता है? वुड नॉट इवन अपोलोजाइज, दो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी ऐसा व्यक्ति नहीं माना था उसे हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड वुड नॉट अपोलोजाइज। ये वुड यहाँ अंडरस्टूड है क्योंकि वहां लिख दिया आपने। दो दो बार हेल्पिंग वर्ब क्यों लिखोगे? जब वुड लिख चुके हो तो डू कैसे लगा दोगे? इसमें बताइए अब जरा। मेन क्लोज पास्ट में तो सब क्लोज भी पास्ट में आएगा, यहाँ पे वुड आएगा। अब इसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, उन्हें ऐसे लगेगा कि पैसिव आएगा। देखो पैसिव लिख दोगे तो भी ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं, मुझे मीनिंग देना है कि टैक्सेस बढ़ेंगे, टैक्सेस बढ़ेंगे, अगर मैं इसको हैपनिंग वर्ब की तरह से यूज करना चाहूंगा तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। अगर तुम वुड बी इंक्रीज लिख दोगे तो टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे, ये मीनिंग आएगा। और टैक्सेस बढ़ेंगे, क्या ये गलत है? आपको मैं एक एग्जांपल से और समझाता हूं। अगर मैं लिखूं द शो स्टार्टेड, द शो स्टार्टेड, द शो स्टार्टेड एट 8 PM। अब यहां पे देखो, शो किसी को शुरू करेगा? नहीं। शो शुरू हुआ था 8 बजे, शो शुरू हुआ था 8 बजे, इनको बोलते हैं हैपनिंग वर्ब। जब जब ये किसी पर काम ना करें और ना ही इन पर कोई काम करे, बस ये काम हो रहा है। शो शुरू हुआ था 8 बजे और प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि टैक्स बढ़ेंगे अगले साल से। भैया टैक्स बढ़ेंगे अगले साल से, अगर ये मीनिंग देना है तो वुड बी इंक्रीजिंग में कोई दिक्कत नहीं है। वुड बी इंक्रीज्ड लिख दोगे तो उसका मीनिंग हो जाएगा टैक्सेस को बढ़ा दिया जाएगा अगले साल से, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन यहां पे इंक्रीजिंग में कोई गलती नहीं है। कुछ आ रही है बात समझ में? चलो जी, इसमें बताओ जरा, सिनोनिम बता दो जल्दी से। रैम्पेंट का सिनोनिम, अगर कोई चीज रैम्पेंट तरीके से बढ़ रही होती है तो बड़ी तेज स्पीड में बढ़ रही होती है, जैसे कोविड केसेस बढ़े तो एक्सेसिव इसका सिनोनिम हो जाएगा। डेंस का उल्टा बताइए, डेंस का एंटोनिम। जैसे होता है ना डेंस फॉरेस्ट, बहुत घना जंगल, फॉरेस्ट। स्पार्स का मतलब होता है जिसमें बहुत गैप हो, दूर दूर। इन द पिंक, इन द पिंक
जो अनअकैडमी प्लस कोर्स में पढ़ते हैं, इन द पिंक गलत हो गया तो देखो नकली हो तुम बहुत। इन द पिंक, जब किसी के गाल लाल लाल से होते हैं बराबर, मतलब स्वस्थ आदमी की पहचान होती है। जैसे मुंह पीला पड़ जाना, नीला पड़ जाना बीमार की पहचान होती है, ऐसे ही अगर गाल गुलाबी हो रहे हैं पूरे तो इसका मतलब क्या है? गुड हेल्थ। नेक्स्ट पे जाओ, इसमें बताओ जरा। एक ऐसा बड़ा सारा डीप पॉट जिसको ओवन में भी यूज कर सकते हो और सर्विंग वेसल की तरह से भी यूज कर सकते हो, क्या बोलते हैं उसको? जिसको ओवन में भी यूज कर लेते हो और सर्व करने के वेसल की तरह से भी यूज कर लेते हो, उसको बोलते हैं केसरोल। इसमें रोटी वगैरह रखते हैं ना, सीधा का सीधा रख दो, रोटी भी गर्म कर सकते हो उससे आप। हाँ जी। इनमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है? इनमें से कौन से शब्द की स्पेलिंग गलत है? इनमें स्पेलिंग गलत है बच्चे ब्रिसल की। जैसे वो जो टूथब्रश होती है उसके जो दांत दांत से होते हैं ना, दे आर नोन एज ब्रिसल्स। TLE आएगा इसमें। चलो जी, अब आप अपने मार्क्स कमेंट करके बताइएगा। बच्चे मेरा नया बैच लॉन्च हुआ था 22 जुलाई को अनअकैडमी पे, और हर हफ्ते मेरा कोई बैच नहीं आता, 2 महीने में एक बार बैच आता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना होता है। पहले बेसिक्स क्लियर करता हूँ, तब वो रूल नहीं कॉन्सेप्ट से पढ़ाता हूँ मैं। तो हर हफ्ते नया बैच लॉन्च नहीं कर सकता कि एक चैप्टर खत्म हुआ लो आ जाओ नया बैच, एक चैप्टर खत्म हुआ लो आ जाओ नया बैच। तो 22 तारीख से शुरू हुआ था, 10-12 क्लास गई हैं। AVS 10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन लेके पिछली क्लास देख के देख सकते हो, वरना फिर आगे 1-1.5 महीने का वेट कर लो। लगभग ये मान के चलो 10 अगस्त 20 सितंबर के आसपास नया बैच आएगा। ठीक है जी, 20-22 सितंबर के आसपास नया बैच आएगा। तब तक का या तो वेट कर लो, और मेंस के लिए 25 अगस्त को एडवांस ग्रामर की कॉन्सेप्ट की सीरीज चल रही है, जिसमें आज जैसे टेढ़े थोड़े से सवाल हुए ना, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, हुमी कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसका हल्का सा ट्रिकी वर्जन। इस टाइप के कॉन्सेप्ट अपन करेंगे। और जैसा कि कल आप लोगों ने कमेंट किए थे भाई, आज भी ये वीडियो अभी 2 मिनट में रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगी, 2 मिनट में रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगी। उस टाइम पे उस पे लाइक करना, कमेंट करना, वो सब अपना कर देना, ताकि थोड़ा सा एल्गोरिदम के लिए ठीक रहे। ठीक है, और तभी करना जब कंटेंट से फायदा होता हो। अगर आज की क्लास लगा के लगा हो कि भैया वाह क्या कंटेंट था, तो करना। अभी 2 मिनट बाद, जस्ट 2 मिनट बाद ही हो जाएगा। और रात को 10 बजे वो क्लास है ही, जिसमें मेंस के अपन आज वो करेंगे, मेंस की वोकैब करेंगे आज। मेंस के वोकैब और फिलर्स करेंगे ये 10 बजे वाली क्लास में।